जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के लिए जनरल नॉलेज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे उम्मीद बैच को ज्वाइन नहीं किया है जिसमें आपको A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की कराई जाएगी, अगर आपको उम्मीद बैच को ज्वाइन करना है सिंपली प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए उम्मीद बैच में आपको मिलेगा क्या क्या। तो इसमें आपको देखिए टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, PDF नोट्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाए कैसे आपको एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको जो है वहाँ पर बताई जाएंगी। साथ में आपको जो है डाउट क्लासेस भी दी जाएंगी, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वो आपका डाउट भी क्लियर किया जाएगा। सिंपली प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से आपको हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। बैच का प्राइस रहेगा ओनली 199 रुपीज़ में आपको जो है पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। सिंपली प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज का सर्च करेंगे, आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज। तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका ऐप आ जाएगा हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल ऐप। इसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप का ऑप्शन आपको जो है नीचे ऐप पे दिख जाता है। कुछ बच्चों को साइन अप करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे आप लोग ऐप को ओपन करते हैं तो वहाँ पर कहता है मोबाइल नंबर पासवर्ड डालिए। तो अभी आपने लॉगिन तो किया नहीं है तो आपको सबसे पहले साइनअप करना होगा। साइनअप के लिए आपको नीचे साइनअप का बटन दिख जाएगा, साइनअप पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ईमेल डालेंगे, इसके बाद OTP डाल के वेरीफाई करके आप लोग जो है लॉगिन हो जाएंगे। तो इस तरह आप लोग जो है ऐप पे लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद माई कोर्स पे जाएंगे या फिर कोर्स सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ से आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप 958002333321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। 958002333321 इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। के बाद है राष्ट्रपति बनने वाले पहले भारत रत्न पुरस्कार, यानी कि वो राष्ट्रपति बने और इसके बाद उन्हें पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। एस का मतलब है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कि उनको मरणोपरांत यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले वैज्ञानिक थे, तो वो कौन थे? CV रमन थे। कौन थे? CV रमन थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CV रमन। और इन क्वेश्चंस को आप डेली बेसिस पर तैयार करिएगा, जिससे आपको जो है सिलेबस इसका बड़ा ना लगे। आप डेली बेसिस पर अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस याद रहेंगे। जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आता है आप तुरंत सही टिक आंसर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले एवं एकमात्र उद्योगपति थे। तो वो कौन थे? वो थे JRD रतन टाटा। कौन थे? JRD टाटा थे। कौन थे? JRD टाटा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा JRD टाटा। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला थी, यानी कि वो कौन सी पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो कौन सी महिला थी? वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। यानी कि ऐसे कौन भारतीय थे जिन्हें साहित्य में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वो कौन थे, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें साहित्य में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, वो कौन थे? सीवी रमन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सीवी रमन। यहाँ पर आपको जब पेपर आएगा तो आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव आपको टिक करना होगा ओएमआर सीट पर। ये ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी के खोखले थे। कौन थे? जी के खोखले थे। तो यहाँ पर आपको कहीं कहीं बिल्कुल खोखले ही लिखा हुआ मिल जाता है, गोखले, तो आप लोग वही करेक्ट करेंगे। तो जी के गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? शेर ए पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को, क्योंकि इन्होंने जो रेस में है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, इसलिए इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी। तो ये उपाधि से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो महत्वपूर्ण उपाधियों से रिलेटेड नाम थे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर ये उपाधियां हैं, इसको इधर लिखना चाहिए था और ये नेम इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको जो पीडीएफ आएगा उसमें करेक्ट कर देंगे। यहाँ पर इधर आपको उपाधियां दिखेंगी और यहाँ पर ये नाम दिखेंगे। जैसे बापू की उपाधि किसे दी गई है? तो बापू की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी को दी गई है। इसके बाद चाचा की उपाधि किसे दी गई है? तो ये दी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है देश रत्न उपाधि। तो देश रत्न उपाधि किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी की उपाधि किसे दी गई है? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी जी की उपाधि दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महानतम पुरुष हैं। तो भारत के महानतम पुरुष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी भारत के महानतम पुरुष थे। इसके बाद नेक्स्ट है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये ध्यानचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसके बाद है, भारत की लौह महिला थी। तो भारत की लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत की लौह महिला थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इसके बाद है, आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन मैन के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, लाल बाल पाल की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाल की उपाधि लाला लाजपत राय, बाल की उपाधि बाल गंगाधर तिलक और पाल की उपाधि बिपिन चंद्र पाल को दी गई थी। तो लाल पाल बाल याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। मराठा का शेर की उपाधि किसे दी गई थी? तो मराठा का शेर की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये बंगाल बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। किसको दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। इसके बाद है लिटिल मास्टर। तो लिटिल मास्टर की उपाधि किसे दी गई थी?
सुनील गावस्कर को दी गई थी। किसे दी गई थी? लिटिल मास्टर की उपाधि किसे दी गई थी? सुनील गावस्कर को दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है महामना। तो महामना की उपाधि किसे दी गई थी? तो महामना की उपाधि दी गई थी मदन मोहन मालवीय को। किसे दी गई थी? मदन मोहन मालवीय को। इसके बाद है लौह पुरुष या आयरन मैन। तो ये किसे दी गई थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। इंग्लिश में कभी पूछ लिया जाता है आयरन मैन तो कभी लौह पुरुष, तो आपको याद रखना है ये किसे दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है शांति का आदमी की उपाधि किसे दी गई थी? तो शांति का आदमी की उपाधि लाल बहादुर शास्त्री को दी गई थी। किसको दी गई थी? लाल बहादुर शास्त्री को दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट उपाधि यहाँ पर आते हैं। तो अगली उपाधियाँ हमारी है नेताजी। तो नेताजी उपाधि किसे दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। किसको दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। भारत की कोकिला। तो भारत की कोकिला की उपाधि किसे दी गई थी? तो भारत की कोकिला की उपाधि सरोजनी नायडू को दी गई थी। किसे दी गई थी? सरोजनी नायडू को दी गई थी। पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी लाला लाजपत राय को दी गई थी। किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। पयोली एक्सप्रेस, क्या नाम दिया गया है? उपाधि का नाम क्या है? पयोली एक्सप्रेस। तो ये किसको नाम दिया गया है? तो ये पीटी उषा को दिया गया है। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। पयोली एक्सप्रेस की उपाधि दी गई है। तो ये दोनों उपाधियां किसके पास है? पीटी उषा के पास हैं। इसके बाद है भारत के शेक्सपियर। भारत के शेक्सपियर की उपाधि किसको दी गई है? तो भारत के शेक्सपियर की उपाधि कालिदास को दी गई। किसको दी गई है? कालिदास को दी गई है। इसके बाद है स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला की उपाधि किसको दी गई है? लता मंगेशकर को दी गई है। किसको दी गई है? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि दी गई है। इसके बाद है उड़न परी। तो उड़न परी पीटी उषा को दी गई है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां थी जो हमने आपको बताई। इनको आप डेली बेसिस पर क्वेश्चंस को याद करिए तो आपको याद होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन है। क्या है? आर्गन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है? तो आपको पता होगा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? यानी कि बिजली वायुमंडल की किस परत में गरजती है? तो ये किस में गरजती है? तो ये भी क्षोभ मंडल में गरजती है। कहाँ गरजती है? क्षोभ मंडल में ही गरजती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो वातावरण की यानी कि वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो हमारी है आयन मंडल है। कौन सी परत है? आयन मंडल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, आयन मंडल। नेक्स्ट है संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह जो है आपकी सैटेलाइट है वो कहाँ होती हैं? तो वो सब आयन मंडल में होती हैं। कहाँ होती हैं? आयन मंडल में होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, आयन मंडल।
तो इस टाइप के आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपका कोई एक करेक्ट होगा, वो आपको टिक करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो वो हमारी है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, हवाई जहाज प्राय डॉट डॉट में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज जो प्राय हैं क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। क्या है? हवाई जहाज आपके जो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन वगैरह हैं वो कहाँ उड़ते हैं? वो सब क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम ये क्वेश्चंस आपको सारे करा दे रहे हैं। इसके बाद है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है हमारी वो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, समताप मंडल। इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो यहाँ पर जो पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली परत है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन इसी में बचता है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है। तो पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। सभी परतों को मिलाकर कुल हमारी 5 परतें हैं। तो ये हमारे कुछ जीके क्वेश्चंस हो जाते हैं, और अगले क्वेश्चंस जो अगले जीके और वीडियो में क्लासेस में लेकर हम आएंगे। यहाँ पर हम आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपको क्लासेस भी ज़्यादा भारी ना लगे और अपनी जो तैयारी है अच्छे से आप कर पाएँ। तो इसकी जो A4 साइज PDF है वो मैं डलवा दूंगा। इसको आप लोग ना निकलवाइएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े दूर दूर लिखे हुए PPT बनी हुई है, तो इससे आपको जो प्रिंट आउट का खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो हम उसकी अलग से PDF डाल देंगे, तब आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास कल के वीडियो में हम लोग अगले दिन देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।